गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 19 दिसंबर को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, फॉलोड बाय सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द लेक्चर बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, बिगिनिंग विथ 19th December 1860, that is the death of Lord Dalhousie, who was the Governor General of India between 1848 and 1856. लॉर्ड डलहौसी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1812 में। तब इनका नाम रखा गया था जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमसे। लॉर्ड डलहौसी वाज अ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर इन द ब्रिटिश इंडिया। इनको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया था ऑन 12th of January 1848। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्कस की जाए तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ वेराइटी ऑफ मॉडर्न रिफॉर्म्स इन इंडिया सच एज द रेलवेज, द टेलीग्राफ एंड द पोस्टल नेटवर्क्स। During Lord Dalhousie's tenure, the first railway line between Bombay and Thane was opened in the year 1853. And in the same year, Calcutta and Agra were connected by telegraph. भारत का पहला पैसेंजर रेलवे लाइन था बिटवीन बॉम्बे एंड ठाणे। उन्होंने भारत में लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का भी स्थापना की। He established the foundation of the modern educational system in India by adding mass education in addition to elite higher education. गंगा कैनाल भी इनके टेन्योर के दौरान ही कंप्लीट किया गया था। सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो he was instrumental in banning the practice of female infanticide, जिसका मतलब कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगाने में इनका योगदान रहा है। Many remember him as the maker of modern India. लेकिन he is most remembered for the policy of doctrine of lapse, which many hold directly responsible for the Indian mutiny of 1857. ये व्यापगत के सिद्धांत या हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं, that is doctrine of lapse. इस नीति का इस्तेमाल उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रादेशिक पहुंच का विस्तार करने के लिए किया गया था। That is, he used this policy to expand the territorial reach of the East India Company. The annexation of states like Satara, Awadh, and Jhansi through the doctrine of lapse caused a lot of Indian soldiers to be unhappy with the company's rule, which is believed to be one of the reasons for the mutiny of 1857. ये भी याद रखिएगा कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग हिज टर्म। 8 साल के कार्यकाल के बाद ये मार्च 1856 में ब्रिटेन वापस लौटे। इसी के एक साल बाद भारत में रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई, जिसे सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। एंड डलहौसी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज पॉलिसीज इन इंडिया। ब्रिटेन में कई लोगों ने इनकी पॉलिसीज की निंदा की और ऐसा भी कहा गया कि 1857 के रिवोल्ट के संकेतों को नोटिस करने में ये विफल रहे। He was criticized by many in Britain as having failed to notice the signs of the Indian rebellion of 1857. और जैसा कि हमने डिस्कस किया 1860 में इनकी डेथ हो गई। हमारा अगला टॉपिक है The revolutionaries involved in Kakori conspiracy case were hanged. काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी ऑन 19th of December 1927। आज ही के दिन 1927 में 3 भारतीय क्रांतिकारी जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में शामिल थे, इनको फांसी दी गई थी। इंडियन रेवोल्यूशनरीज राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड अशफाकुल्ला खान वर एक्सिक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी। So what is this Kakori conspiracy case? Kakori conspiracy is also known as Kakori Kand or the Kakori train robbery. On 9th of August 1925, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स ने लखनऊ के काकोरी स्टेशन पर एक ट्रेन लूटी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन was an underground revolutionary organization. The mastermind of this robbery was Ram Prasad Bismil. इस रॉबरी में अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह जैसे लोग भी शामिल थे।
The others who took part in the action included Sachindra Bakshi, Manmatnath Gupta, Keshav Chakravarti, Mukundi Lal, Murari Lal and Banwari Lal. आपको यहाँ पे एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से क्रांतिकारी इस काकोरी कांड में शामिल थे। इस रॉबरी का पर्पस था गवर्नमेंट ट्रेजरी को लूट के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए हथियार खरीदना। That is to fund the arms and ammunitions for revolutionary activities against British rule in India. This particular event, that is the Kakori conspiracy case, created a storm in the country. Many people were inspired by the courage of the revolutionaries to engage in freedom struggle. इस इवेंट के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा करीबन 40 लोग गिरफ्तार किए गए। चंद्रशेखर आजाद को छोड़ के सारे प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। Chandrasekhar Azad later killed himself in a shootout with the police in February 1931. रेवोल्यूशनरी राजेंद्र लहरी को फांसी दी गई थी ऑन 17 दिसंबर 1927 इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट जेल 2 days बिफोर द शेड्यूल। तो 19 दिसंबर को किस किस को फांसी दी गई? Hanged on 19 December 1927 were Ram Prasad Bismil at Gorakhpur jail, Roshan Singh in Naini Allahabad jail, and Ashfaqullah Khan in Faizabad jail. On this day in 1927, these revolutionaries were hanged for the Kakori conspiracy case. The next event that we would be discussing today happened in the year 1929. The Indian National Congress promulgated the Purna Swaraj Resolution. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज संकल्प को प्रख्यापित किया। 19 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था, which meant total independence from British rule at its Lahore session. परंतु the public declaration was made on 26th of January 1930. 1929 में रेजोल्यूशन पास किया गया और 1930 में पब्लिक डिक्लेरेशन किया गया ऑफ पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 1950 में 26 जनवरी को चुना गया था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कम इनटू इफेक्ट। This was to honor the date of public declaration of Purna Swaraj. The Purna Swaraj resolution was a short document, more or less like a manifesto. पूर्ण स्वराज संकल्प को स्वतंत्र आंदोलन के नेताओं और सामान्य रूप से भारतीयों द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक घटना के रूप में देखा गया। So why was the पूर्ण स्वराज declaration passed? इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। The declaration was passed due to the breakdown of negotiations between the leaders of freedom movement and the British over the question of dominion status for India. 1929 में लॉर्ड अर्विन, जो तब के इंडिया के वाइसरॉय थे, इनके द्वारा अर्विन डिक्लेरेशन का अनाउंसमेंट किया गया था। इसमें यह मेंशन किया गया था कि फ्यूचर में भारत को प्रभुत्व की स्थिति या डोमिनियन स्टेटस ग्रांट किया जाएगा। As expected, Indian leaders welcomed this, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का भी यही डिमांड था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिले। They now wanted further negotiations with the British to focus on the formalization of this dominion status for India. लेकिन इंग्लैंड में इस अर्विन डिक्लेरेशन पे रिएक्शन अलग था। The Irwin Declaration triggered a backlash in England. Politicians and the general public were not in favor of India obtaining a dominion status. Under pressure, Lord Irwin at the meeting with Jinnah, Nehru, Gandhi and Sapru told Indian leaders that he could not promise dominion status anytime soon. इस बात को सुनकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स क्रोधित हुए। इसके बाद इन लीडर्स ने डोमिनियन स्टेटस का डिमांड गिव अप कर दिया एंड दे कॉल्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। लीडर्स ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। Therefore, they passed the Purna Swaraj resolution that called for complete independence of India at the Lahore session of Indian National Congress in the year 1929. This resolution marked the beginning of a large-scale political movement against British colonial rule in India. तो चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला टॉपिक, which is 1934. Indian lawyer and politician Pratibha Patil was born. प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को हुआ था महाराष्ट्र के नाडा गांव में।
She practiced law at the Jalgaon District Court while also taking interest in social issues such as improving the conditions faced by Indian women. 27 की उम्र में she was elected to the Maharashtra Legislative Assembly Jalgaon constituency. 2004 में इनको राजस्थान के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था. यहाँ पे ऐसे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपको याद रखना होगा. याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू was the first woman governor of independent India. She became the governor of Uttar Pradesh on 15th of August 1947. Coming back to Pratibha Patil. In the year 2007, Pratibha Patil was elected as the President of India, becoming the 12th President of India. She was the President of India from 25th of July 2007 to 25th of July 2012. क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट का टर्म होता है फॉर 5 years. Also remember that Pratibha Patil is the first and only woman president of India. आज का अगला टॉपिक है 1961 गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस. गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19th of December every year in India. हर साल भारत में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है. गोवा मुक्ति दिवस भारत के आर्म्ड फोर्सेस के स्मृति में मनाया जाता है जो गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने में सफल रहा. The Goa Liberation Day is celebrated in commemoration of Indian Armed Forces freeing Goa from Portuguese rule. पुर्तगालियों के साथ डिप्लोमेसी के विफलता के बाद भारत सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस को गोवा को बाय फोर्स एनेक्स करने का आदेश दिया. Hence, Goa was liberated on 19th of December 1961 from around 450 years of Portuguese rule. This armed action was codenamed as Operation Vijay, which means victory, by the Indian Armed Forces. इस टॉपिक पर इन डेप्थ जानकारी के लिए आप 18th दिसंबर यानी कि कल के दिस डे इन हिस्ट्री वीडियो को देख सकते हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न. हर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में आप उत्तर दीजिएगा. डिस्कशन के अंत में इन सारे क्वेश्चंस के सही जवाब भी हम डिस्कस करेंगे. तब आप ये देख सकते हैं कि आपने कितने आंसर्स करेक्टली मार्क किए हैं. दिस एक्सरसाइज इज टू प्रिपेयर यू फॉर योर एग्जाम्स. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Which of the following states were annexed through the policy of doctrine of lapse? निम्नलिखित में से किस राज्य को व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति के माध्यम से संलग्न किया गया था? नंबर 1 अवध, नंबर 2 झांसी, नंबर 3 सतारा. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा कि किन स्टेट्स को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत संलग्न किया गया था. क्वेश्चन नंबर 2. Who established the Public Works Department in India? भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड नेपियर, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन. क्वेश्चन नंबर 3. The Purna Swaraj resolution was passed at which session of the Indian National Congress? ऑप्शन ए कैलकाटा सेशन, ऑप्शन बी लाहौर सेशन, ऑप्शन सी गया सेशन या ऑप्शन डी बॉम्बे सेशन. आज का चौथा प्रश्न. इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन बिटवीन विच ऑफ दीज प्लेसेस? भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन इनमें से किस स्थान के बीच दौड़ी? ऑप्शन ए रेड हिल्स टू चिंताद्रीपेट ब्रिज, ऑप्शन बी बॉम्बे टू थाने, ऑप्शन सी हावड़ा टू हुगली या ऑप्शन डी कोलाबा टू परेल. क्वेश्चन नंबर 5. Who among the following was not hanged for the काकोरी conspiracy case? काकोरी षड्यंत्र मामले में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खान या ऑप्शन डी रोशन सिंह. अगर आपने इस डिस्कशन को ध्यान से सुना है तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाएगा. यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स यानी कि सही जवाब दिए गए हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का डिस्कशन अच्छे से सुना है और सारे अभ्यास प्रश्न के आंसर्स करेक्टली मार्क कर पाए हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए. कल फिर से मुलाकात होगी फॉर मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.